चाचा चौधरी और सिकंदर से मुठभेड़। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, अखबार में खबर थी कि भूचाल में एक बड़ी इमारत ढह गई, मगर कमरे में सोए हुए बच्चे के खरोच तक नहीं आई। साबू, दुनिया में बड़े चमत्कार होते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। तभी एक सुगंध उनकी नाक से आ टकराती है। चाचा जी, मुझे कुछ गंध आ रही है, शायद कुछ पक रहा है। हाँ साबू, खिचड़ी की गंध है, आसपास ही है। थोड़ा आगे जाने पर आहा, वह इधर पक रही है। साबू चौंक जाता है। बड़ा अजीबोगरीब चूल्हा है, हांडी इतनी ऊंची, खिचड़ी पकने में बड़ी देर लगेगी। हाँ, क्योंकि मेरे पास चावल कम थे। अगर खिचड़ी जल्दी पक जाती तो मैं उसे खाकर खत्म कर देता। अब वह देर से पकेगी, मैं उसकी आस में इंतजार करूंगा। इस तरह कम चावल देर तक खत्म नहीं होंगे। आपका नाम क्या है? अरस्तु। तो फिर मैं प्लेटो हूँ। साबू, यह हकीकत में आम आदमी नहीं है। पर अरस्तु हजारों साल पहले का व्यक्ति था। तभी आहा, मुझे भूख लगी है। बुढ़े, हांडी उतार कर खिचड़ी मुझे दे। नहीं, मेहनत करो और अपने लिए खाना जुटाओ। मैं तुम्हें मारकर वह हांडी ले लूंगा। सुना नहीं, उसने क्या कहा? मेहनत से खाना जुटाओ। मैं तलवार से तुम्हारा गला काट दूंगा। साबू उसे पकड़कर हवा में उछाल देता है। जाओ। तुमने मेरी खिचड़ी बचाई। बोलो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? श्रीमान अरस्तु, क्या हम दोनों को आप अपनी दुनिया नहीं दिखा सकते? क्यों नहीं? यह मेरी अंगूठी अपने पास रखो, मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आएगी। बम्बू डम्बू भोला शंभू, लंबे सफर को जाओ। साबू, ठीक हो? मेरी नाक धुएं से भर गई है चाचा जी। धुआं छटने पर धुआं छट गया। बूढ़ा अरस्तु कहाँ गया? साबू, हम हजारों साल समय से पीछे चले गए हैं। चाचा जी, भूख लगी है। बस तुम्हारे साथ यही दिक्कत है। तुम उधर कुछ खाने को ढूंढो, मैं इधर देखता हूँ। रास्ते में वह अजनबी जा रहा है, उसे निशाना लगाओ। वह लोग साबू पर हमला कर देते हैं। ओह! और साबू बेहोश होकर गिर पड़ता है। इससे पहले कि यह होश में आए, उसे जंजीर पहना दो। कुछ देर बाद साबू को होश आता है। उम्र भर के लिए तुम गुलाम हो, तुम्हें भवन निर्माण में काम करना है। साबू भवन निर्माण के काम में। जल्दी करो, जो कोई सुस्ताएगा उसे 100 कोड़े पड़ेंगे। उधर अजनबी, तुम सिकंदर महान को सलाम किए बगैर निकले जा रहे हो। तुम मेरे राजा नहीं हो। उस बदतमीज को पकड़कर मेरे महल में लाओ। चाचा चौधरी को बंदी बना लिया जाता है। कैदी, पीछे चले आओ। साबू, चाचा जी, इन्होंने आपको बंदी बनाया। सैनिक, इनके बंधन खोल दो। काम नहीं रुकना चाहिए। साबू पर कोड़ा पड़ते ही साबू गुस्से में आ जाता है और उस पत्थर को चाबुक वाले के ऊपर दे मारता है। बचाओ! और सैनिक साबू के मुकाबले में आ जाते हैं। साबू, शांत हो जाओ। तुम्हारे साथी ने हमारे एक सिपाही को मार डाला, उसके लिए उसे क्या सजा दी जाए? मैं पहले कह चुका हूं, आपके कानून हम पर लागू नहीं होते।
हम दूसरे देश के हैं। सिकंदर महान का साम्राज्य पूरे विश्व में फैला है। हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या आप उस मूर्ति को बुलवा सकते हैं? बेवकूफ, वह पत्थर है और पत्थर बोलते रही। अगर मेरे हाथ खोल दिए जाएं तो मैं पत्थर को भी बुलवा सकता हूं। सिपाही, कैदी के हाथ खोल दो। वह पत्थर बोले या ना बोले, तुम्हारी मौत निश्चित है। चाचा चौधरी मूर्ति के पास। मैं अपनी पगड़ी मूर्ति के सिर पर रखता हूं। सिकंदर, घमंड न कर, उससे इंसान मिट्टी में मिल जाता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। पगड़ी के अंदर रखा मिनी टेप प्लेयर निकाल लूं। इस काल में इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार नहीं हुआ था। चाचा चौधरी। सम्राट, वह जादू टोने वाला है। उसकी सजा मौत है। वह कहाँ गया? सैनिकों, उसे पकड़ो और मौत के घाट उतार दो। सैनिक चाचा चौधरी के पीछे दौड़ते हैं। ग्रीक सिपाही चाचा जी के पीछे पड़े हैं। ये देख साबू को गुस्सा आ जाता है और वो जंजीरें तोड़ डालता है। चाचा चौधरी भागते भागते गिर पड़ते हैं। ओहो, वह गिर पड़ा, उसे मारो। तभी साबू वहां आ जाता है। मेंढको, परे हटो। आओ, मारो मारो। जिस बहादुरी से वह अकेला मेरे सैनिकों से लड़ रहा है, मेरी हिंदुस्तान में राजा पुरो के साथ जंग की याद ताजा हो जाती है। साबू सैनिकों की हालत खराब कर देता है। इधर चाचा चौधरी, इससे पहले कि और खून खराबा हो, अरस्तु की अंगूठी को घिसना चाहिए। वो दोनों एक बार फिर धुएं में घिर जाते हैं। वे दोनों धुएं में विलीन हो गए। आए वापस अपने समय काल में। शुक्र है हम अपनी दुनिया में वापस आ गए। साबू, अरस्तु ने तो खिचड़ी खा ली होगी। आओ हम भी घर चलकर कुछ खाएं। चाचा चौधरी और मेहमान। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। बिन्नी, आज खाने में क्या पका रही हो? कंकड़, धूल, मिट्टी और कोयले। घर में दालें, चावल, आटा सब कुछ खत्म है। तुमने सारी उम्र नौकरी नहीं की, हमेशा घुमक्कड़ों की जिंदगी बसर की है। चाची। मेरी शादी तो एक रेलवे इंजन ड्राइवर से हो रही थी। वह मुझे शहर शहर घुमाता, मालगाड़ी में बैठाकर। तभी पोस्टमैन, हमें कौन चिट्ठी लिखेगा? डाकिया घर भूल गया होगा। लो, मेरे दोपहर के खाने का इंतजाम हो गया। एक श्री फोक चौक ने मुझे खाने पर बुलाया है। नीचे पता भी लिखा है। क्या तुम उसे जानते हो? प्राइम मिनिस्टर भारत के सारे लोगों को तो जानता नहीं, पर देश की सारी जनता प्राइम मिनिस्टर को तो जानती है। यह चिट्ठी मेज पर रखकर मैं नहा लूं। मुझे अपने प्रशंसक के घर बन ठन कर जाना चाहिए। इधर एक ठग कातो। चाचा चौधरी, भूखे तो तुम अब भी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जगह मैं पहले पहुंचकर वह खाना चट कर जाऊंगा। चिट्ठी पर पता देख लूं। न्योता किसी फोक चौक की तरफ से आया है। पता है 315 बेला रेला रोड। बस काफी है। मैं चिट्ठी को वापस ज्यों का त्यों रख देता हूँ। मेरी और चाचा चौधरी की शक्ल में बस इतना ही फर्क है कि वह गंजा है और मेरे सिर पर बाल हैं। लेकिन पगड़ी लगाने से मेरे बाल छुप जाएंगे। चलना चाहिए, मुझे उससे पहले पहुंचना है। अरे मत ले पंगा। गातो तेजी से एक तरफ चल देता है। इधर चाचा चौधरी, इतना इत्र क्यों छिड़क रहे हो? ताकि मेजबान खुशबू लेने के लिए बार बार मेरे पास आए और मेरी थाली में
खाना डालता रहे। चाचा चौधरी डगडग पे सवार होकर निकल जाते हैं। मैं ठीक टाइम पर 315 बेला रेला रोड पहुंच जाऊंगा। इधर गातो, मुड़कर देखूं चाचा चौधरी आ रहा है या नहीं। हैं, वह ट्रक पर आ रहा है। इस तरह तो वह मुझसे पहले वहां पहुंच जाएगा। उसे किसी तरह रोकना है। गातो चाचा चौधरी को हाथ देता है। क्यों भाई, क्या बात है? एक औरत कुएं में गिर गई है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। कुएं के पास पहुंचकर, कहीं तुम्हारी पगड़ी कुएं में ना गिर जाए, इसलिए इसे मुझे पकड़ा दो। चाचा चौधरी पगड़ी उसे पकड़ा देते हैं। ठीक है। चाचा चौधरी जो ही कुएं में झांकते हैं, गातो उन्हें धक्का दे देता है और पगड़ी पहनकर ट्रक की तरफ दौड़ लेता है। अब पगड़ी और ट्रक दोनों मेरे हैं। मुझे बेला रेला रोड पर जल्दी पहुंचना चाहिए। बेला रेला रोड, मकान नंबर 315। यह रहा मकान नंबर 315। मेजबान खाने की टेबल पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं दरवाजे की घंटी बजाता हूँ। गातो दरवाजे की घंटी बजाता है और उसी पल उसके सिर पर एक हथौड़ा पड़ता है। आओ! शब्बो, मैं शर्त जीत गया। निकालो 100 रुपए। फोकचोक, तुम्हें मान गया। तुमने कहा था कि चाचा चौधरी को कोई मात नहीं दे सकता। मैंने दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक हथौड़ा लगाया और उसे खाने पर आमंत्रित किया। यह बटन दबाते ही हथौड़ा सर पर पड़ता है। हा 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 हा। उधर चाचा चौधरी, पानी भरने के लिए किसी ने बाल्टी लटकाई है। बहन, हैरान ना हो, किसी ने मुझे यहां धकेल दिया था। चाचा चौधरी तुरंत 315 नंबर मकान की ओर दौड़ लगाते हैं। फोक चौक खाने पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। वहां पहुंचकर मेरी पगड़ी, अच्छा हुआ यह मिल गई। क्षमा करना, दरवाजा खुला था इसलिए सीधा अंदर चला आया। आने में थोड़ी देर हो गई है। श्री फोकचोक, स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद। दरअसल आज मैं बहुत भूखा था। अगर तुम चाचा चौधरी हो तो फिर वह कौन है जो बाहर गिरा पड़ा है? वह मुझे कुएं में धकेल कर मेरी पगड़ी ले उड़ा था। चाचा चौधरी ट्रक पर सवार होकर चल देते हैं। अगली बार कब बुला रहे हो? निकालो 100 रुपया। शर्त मैं जीता। चाचा चौधरी और बैंक का सिक्योरिटी गार्ड। एक दिन चाचा चौधरी पार्क में बैठे हुए थे। रुपया बैंक लिमिटेड के मैनेजर डीडी साहब, इधर कैसे आना हुआ? चाचा जी, आपके पास ही आया हूं। हमें बैंक के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। 2000 रुपए तनख्वाह, महंगाई भत्ता, बोनस, ग्रेचुइटी, हाउस अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। डीडी साहब, आप सिर्फ खाना कपड़ा दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा। कहाँ? वह रहा मेरा साथी साबू। बाप रे, इसकी खुराक कितनी है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लीटर दूध, 50 रोटियां, 8 किलो चावल, 12 किलो सब्जियां, 4 बाल्टी सूप, 3 किलो मक्खन, 3 किलो पनीर, 200 पापड़ वगैरह। बड़ा महंगा पड़ेगा। जरा सोचो, बैंक में डकैती पड़ने पर 50 लाख रुपया लुट जाए, इससे यह सिक्योरिटी गार्ड सस्ता है। ठीक है, ये रखिए कुछ रुपए। हम साबू को नौकरी पर रखते हैं, वर्दी पहनकर बैंक आ जाए, यही अक्लमंदी है। 3 दिन बाद। चाचा जी, कैसा लगता हूँ? बहुत बढ़िया साबू,
जल्दी जाओ, तुम्हारी आज से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू होती है। साबू चल देता है। आज पहला दिन है, मुझे वक्त पर वहाँ पहुँचना चाहिए। रास्ते में साबू, पैदल चलने से थक जाओगे, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूं। साबू ट्रक में बैठ जाता है। लिफ्ट के लिए धन्यवाद। वह आदमी बाहर से ताला लगा देता है। बाहर से ताला लगा दिया, अब वह इसी में बंद रहेगा। अबे क्या करता है? डाकू मोबो, दोस्तों, रुपया बैंक को लूटने का जो प्लान बनाया था उसे स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी साबू ने संभाल ली है। तभी चीफ, हम बैंक को लूटने जाएंगे, साबू उस ट्रक में बंद है। शाबाश गारो, लूट में से तुम्हें 15% ज्यादा मिलेगा। वह डाकू निकल पड़ते हैं। बैठो, स्टेन गन में गोलियां भर ली हैं। सबने अपना अपना काम समझ लिया है, मिनटों में हम वहां पहुंच जाएंगे। रुपया बैंक लिमिटेड, आओ। बैंक के अंदर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। स्ट्रांग रूम की चाबी दो। कमबख्त नया सिक्योरिटी गार्ड कहां मर गया। इधर साबू, इतनी देर में तो मुझे बैंक पहुंच जाना चाहिए था। लगता है मुझे बेवकूफ बनाया गया है। साबू जोर से हुंकार भरता है और ट्रक के छत को फाड़ता हुआ बाहर निकल आता है। ओहो देखो, वह ट्रक की छत तोड़कर बाहर आ गया। मेरी नौकरी खतरे में है, मुझे जल्दी बैंक पहुंचना चाहिए। ये सोचकर साबू दौड़ लगा देता है। वह कितना तेज दौड़ रहा है। वह जुपिटर का वासी साबू है। उधर बैंक में चीफ, बोरा करेंसी नोटों से भर गया है, क्या इन्हें गिने? बेवकूफ, इन्हें तोलेंगे। डाकू बैंक से बाहर निकल आते हैं। पब्लिक को तितर बितर करना जरूरी है। तभी साबू वहां आ जाता है। पकड़ो, वह बैंक लूट कर भाग रहा है। वह लंबू ट्रक से निकलकर आ गया, मैं उसे कुचल दूंगा। वैन पूरी ताकत से साबू को टक्कर मार देती है। ओह, भागती वैन ने उसे टक्कर मारी, लेकिन साबू वैन को पकड़ लेता है। मैं वैन को थामने में कामयाब हुआ। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। अचानक यह है क्या? हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। साबू वैन को सिर से ऊपर उठा लेता है। उसने भारी वैन को उठा लिया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और उस वैन को हवा में उछाल देता है। जाओ। वैन जमीन से टकराकर चूर चूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद, साबू, तुमने हमारे बैंक का धन बचा लिया, तुम अपने कर्तव्य में पूरे उतरे। चलो तुम्हें जेल की हवा खिलाएं। पहले इसे नाई के पास ले जाओ। हा, 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 हा। चाचा चौधरी और गेंडा टैक्स। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर सेठ भूमिपत इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझ पर गेंडा टैक्स वसूल किया जा रहा है। ऐसा तो कोई टैक्स सरकार ने नहीं लगाया। पर रैम्बो ने लगाया है। वह घर में घुसकर बंदूक के जोर पर लाख रुपया ले जाता है। जब वह आए तो तुम दरवाजा बंद कर लिया करो। तुम क्या समझते हो, मैं रैम्बो का स्वागत करता हूँ। एक दिन मैं घर पर था कि दरवाजे की घंटी बजी। कोई आया है? ठहरो दमयंती, दरवाजा खोलने से पहले देख लो कि कौन है।
सेठ भूमिपत 1 लाख रुपया गैंडा टैक्स दो। देता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। बेवकूफ, तुम पैसा देने पर राजी क्यों हुए? अगर ऐसा न कहता तो रैम्बो मुझे गोली मार देता, लेकिन वह एक बहाना था। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए था। फिर मैंने तुरंत अंदर से दरवाजे को ताला लगा दिया। दमयंती, आओ। सेठ, काफी देर हो गई, तुम पैसा लेकर नहीं आए। उसको भौंकने दो, वह दरवाजा नहीं खोल सकता। चीख चीख कर जब थक जाएगा तो लौट जाएगा। गैंडा छोड़ो। गैंडे को आजाद कर दिया जाता है और गैंडा दौड़ता हुआ सीधा मकान के दरवाजे को तोड़ डालता है। और घर के अंदर सेठ भूमिपत को दौड़ा देता है। बचाओ! रैम्बो, मुझे बचा लो, मैं गैंडा टैक्स दूंगा। ये लो, 1 लाख रुपया। अगले महीने मैं फिर आऊंगा। इस बार रैम्बो को कुछ नहीं मिलेगा, तुम चैन से रहो। इधर रैम्बो, चलो आज गैंडा टैक्स वसूल करने की तारीख है। यह जानवर पालना कोई हंसी खेल थोड़ा ही है। भूमिपत, दरवाजा खोलो और 1 लाख रुपया दो। काफी देर हो गई भूमिपत, लगता है तुम्हारी नीयत बदल गई है। जानवर को छोड़ो। गैंडे को आजाद कर दिया जाता है। गैंडे की एक टक्कर से दरवाजा धराशायी हो जाता है। गैंडा और साबू आमने सामने। साबू गैंडे को उठा लेता है। साबू ने भारी भरकम जानवर को उठा लिया और उसे उठाकर रैम्बो पर दे मारता है। गैंडा तुरंत उठकर दुड़की हो लेता है। वह जंगल की तरफ भाग रहा है। दूसरे दिन भूमिपत, गुलदस्ता लेकर कहाँ जा रहे हो? रैम्बो को अस्पताल में देखने। सेठ जी, मेरी सारी हड्डियां टूट गई है, मुझे काफी दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। कुछ पैसे इस डिब्बे में डालते जाओ। क्या टैक्स? नहीं, इलाज के लिए दान। चाचा चौधरी और गौशाला का दान। एक दिन साबू घर से बाहर चल देता है। याद आया, आज मेरा क्रिकेट मैच है। साबू, यह बेइंसाफी है। तुम जिस टीम में होंगे वह विरोधी टीम से भारी पड़ेगी। चाचा जी, आपका ख्याल गलत है। मैं अकेला एक तरफ हूँ और दूसरी तरफ 11 खिलाड़ी हैं। यही नहीं, मेरी बल्लेबाजी में अगर गेंद बाउंड्री लाइन पार करती है तो 4 नहीं 1 रन माना जाएगा। जब बाउलिंग की मेरी बारी होगी तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से फेंकूंगा। इतना कहकर साबू चल पड़ता है। साबू, बाजार से सब्जी ला दो। चाची, मुझे देर हो रही है, सब्जी चाचा जी लाएंगे। चाचा चौधरी, याद आया, मुझे गौशाला जाना था। चाची, ठीक है, आज खाना भी होटल में खाना। गाय से इंसान दूध लेता है, उसके चारे का भी उसे इंतजाम करना चाहिए। तभी, क्यों साहेब, क्या आपके पास बंदूक है? नहीं। पिस्तौल? नहीं। और कोई हथियार? नहीं बाबा, कह दिया ना एक बार। पैसे तो आपकी जेब में होंगे। हाँ, वह हैं। कितने? 1000 रुपए। यह मैं गौशाला में दान करने जा रहा हूँ। क्या आपको डर नहीं
कि कोई इन पैसों को छीन लेगा? नहीं, ऊपर वाला बचाता है। वह आदमी अचानक छुरा निकाल लेता है। देखता हूँ ऊपर वाला तुम्हें कैसे बचाता है। यह पैसे मेरे हवाले कर दो। इधर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ रॉकेट सीधा उस बदमाश के सिर पर कूद पड़ता है। ओह! और बदमाश वहां से 9-2-11 हो जाता है। चाचा चौधरी, रॉकेट आओ चलें। गौशाला। आ गए हम अपनी मंजिल पर। चाचा चौधरी अंदर जाकर दान पेटी में पैसे डालते हैं और वापस बाहर आ जाते हैं। चब्बो, उस आदमी ने दान पेटी में रुपए डाले। क्या हम वह रुपए नहीं हथिया सकते? देखता नहीं, पेटी में ताला लगा है। हम सारी पेटी को ही उठा ले जाते हैं। ये सारे रुपए मेरे हो गए। वह धन की पेटी उठाकर बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे गाय आकर एक टक्कर उसको जड़ देती है। आओ! भागो! गाय अपना हक लेना जानती है। चाचा चौधरी और बूमरैंग का कमाल। एक दिन रास्ते में, उफ! चाचा चौधरी, मुझे बचाओ। लगता है उस आदमी का दम इतना फूल गया है कि छाती फट जाएगी। उफ! तुम इतना तेज क्यों दौड़े? एक आदमी से बचने के लिए। वह मेरे पीछे आ रहा है और दौड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं बची। घबराओ नहीं, साबू तुम्हें दूर पहुंचा देगा। साबू, इस आदमी को यहां से दूर पहुंचा दो। साबू एक किक उस आदमी के जड़ देता है और वह हवा में उड़ता हुआ जाता है। मैं आसमान में जा रहा हूं, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। अपना काम खत्म, आओ चलें। तभी कांस्टेबल गतकाराम वहां आता है। चाचा जी, आपने किसी आदमी को इधर जाते हुए तो नहीं देखा? हाँ, देखा था कांस्टेबल गतकाराम, बल्कि हमने उसे दूर भेज दिया। यह क्या किया? वह अपराधी था और वह कानून से बचकर भाग रहा था। साबू, हमसे गलती हो गई। उस अपराधी को वापस लाना होगा। ऐसा ही होगा चाचा जी। साबू वहीं जमीन पर पड़ा बूमरैंग उठाता है। यह लकड़ी बूमरैंग का काम करेगी और उसे हवा में उछाल देता है। बूमरैंग उस चोर की तरफ बढ़ता है। मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, कांस्टेबल गतका अब मुझे नहीं पकड़ सकता। तभी वो बूमरैंग उसे अपने लपेटे में लेकर वापस चल देता है। ओह, ये लकड़ी मुझे वापस लिए जा रही है। और फिर आओ! कांस्टेबल, संभालो अपना मुजरिम। अब मेरा प्रमोशन पक्का है, चलो। साबू, आओ हम भी चलें। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और कलर टीवी। एक दिन चाचा चौधरी के घर चाचा चौधरी और बिनी टीवी का लुत्फ उठा रहे थे। वाह, बहुत खूब। ढक्कन और मक्खन, दो चोर। ढक्कन, इस घर में टीवी है। दोनों चोर भीतर आकर चाचा चौधरी और चाची पर रिवॉल्वर तान देते हैं। जहां हो वहीं बैठे रहो। ढक्कन, जाओ और टीवी उठा लो। चाचा चौधरी, अरे भाई, इस टीवी का तुम क्या करोगे? क्यों, क्या हमें मनोरंजन का साधन नहीं चाहिए? क्या चोर समाज का हिस्सा नहीं होते? ये टीवी हम अपने छुपने के अड्डे पर लगाएंगे।
तो फिर अगर लेना ही है तो इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का क्या करोगे? क्यों नहीं कोई कलर टीवी लेते? मक्खन चाचा चौधरी की बातों में आ जाता है। वह कहां से मिलेगा? दरवाजे के बाहर एक इम्पोर्टेड कलर टीवी रखा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कहो मक्खन, क्या मर्जी है? अगर कोई सेट हथियाना है तो क्यों ना कलर टीवी हथियाया जाए। और फिर वो रखा भी दरवाजे के बाहर है। आओ। और वो दोनों दरवाजे से बाहर की ओर चल देते हैं। घर के बाहर पहुंचकर, वाह, सचमुच ये कलर टीवी हमारे चोर अड्डे पर ठीक रहेगा। ढक्कन, इसे उठाकर ले चलो। तभी उनके कानों में साबू की आवाज पड़ती है। पहलवान, एक तरफ हो जाओ, मेरा मनचाहा प्रोग्राम आ रहा है। मक्खन साबू के ऊपर रिवॉल्वर तान देता है। क्यों ना इस लंबू की पहले बोलती बंद की जाए। जितनी गोलियां इस रिवॉल्वर में है, सारी इस लंबू के पेट में उड़ेल दो। ये सुनकर साबू को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ चलाता है। मच्छरों को भगाने के लिए हाथ चलाना ही काफी है। साबू का एक हाथ पड़ते ही ढक्कन और मक्खन हवा में उड़े चले जाते हैं और उड़कर एक जगह अटक जाते हैं। ढक्कन, हम कहाँ हैं? टीवी टावर पर हैं? चाचा चौधरी और स्मगलिंग। इंस्पेक्टर डमडम। चाचा चौधरी का घर किधर है? इंस्पेक्टर साहब, सीधे चले जाइए, तीर की तरह आप चाचा चौधरी के घर पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर बताए हुए रास्ते पर चल देता है। लगता है इंस्पेक्टर चक्कर में है। पुलिस तो दूसरों को चक्कर में डाल देती है। लोग चाचा चौधरी के घर का पता तभी पूछते हैं जब वह मुसीबत में होते हैं। इधर इंस्पेक्टर डमडम चाचा चौधरी के घर पहुंचता है। चाचा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी नौकरी खतरे में है। एक बीवी और 8 बच्चों का भरण पोषण मुझ पर है। इंस्पेक्टर डमडम आगे कहता है, चाचा जी, मेरी ड्यूटी हवाई अड्डे पर है। एक स्मगलर विदेशी घड़ियां और सोने के बिस्किटें स्मगल कर रहा है, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा। मेरे अफसर ने वार्निंग दी है कि अगर आज स्मगलर ना पकड़ा गया तो नौकरी से मेरी छुट्टी। ये सुनकर चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। स्मगलिंग से तो देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। उसका पकड़ा जाना देश हित में है। आओ चलें। और चाचा चौधरी इंस्पेक्टर डमडम के साथ चल देते हैं। चाचा जी, मैं भी आऊं? नहीं साबू, तुम यही रहो। इस काम में ताकत की नहीं, अकल की जरूरत है। चाचा चौधरी एयरपोर्ट पर। विदेशी फ्लाइट आई और एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स आने लगे। तभी चाचा चौधरी एक व्यक्ति को रोक लेता है। बाबा जी, 1 मिनट ठहरिए। हमें परेशान ना करो। तुम देख रहे हो, हमारे पास कोई विदेशी माल नहीं। यहाँ तक कि हमने कपड़े भी नहीं पहन रखे। वो बाबा आगे बोलता है, हम अमेरिका से कुछ लेकर नहीं, देकर आए हैं। हम वहाँ के लोगों को योग और ध्यान की शिक्षा देकर लौटे हैं, जिससे वे माया का मोह छोड़कर शांति से जीना सीखें। आप महान हैं। चाचा चौधरी एकाएक बाबा जी का हाथ पकड़ लेता है। इसी बात पर मिलाइए हाथ। और बाबा का हाथ उखड़कर चाचा चौधरी के हाथ में आ जाता है। हैं? चाचा चौधरी उस हाथ को उल्टा करता है। इंस्पेक्टर साहब, इस प्लास्टिक के खोखले नकली हाथ के अंदर स्मगल्ड घड़ियां और सोने की बिस्किटें छुपाई गई थी।
फर्श पर सोने के बिस्किट्स और घड़ियों का ढेर लग जाता है। इस बाबा का हाथ बहुत साल पहले कट गया था। इस कटे हाथ का फायदा उठाने के लिए इसने हूबहू मिलता जुलता एक प्लास्टिक का हाथ बनवाया जिसमें माल स्मगल किया जा सके। सचमुच आपके दिमाग की कोई सानी नहीं है चाचा जी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और वह फुटबॉल। एक दिन रास्ते में, पटको, क्या तुझे फुटबॉल खेलने का शौक चढ़ रहा है? ये फुटबॉल खेलने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए है। कैसा तमाशा? इसे एक जोर की किक जमाओ। अभी लो। जैसे ही वह फुटबॉल को एक किक जमाता है तो उसका पैर टूट जाता है। आओ, मेरा पैर टूट गया। ये फुटबॉल ठोस पत्थर की है। कमाल है। अब देखना, मैं साबू से कहूंगा कि फुटबॉल खेलो। जब वह अपनी आदत के मुताबिक जोर से किक मारेगा तो बस। अबे क्या करता है? लो, साबू और चाचा चौधरी भी इधर ही आ रहे हैं। अबे मत कर। साबू और चाचा चौधरी। साबू, देखो, तुम्हारे लिए मैं ये फुटबॉल लाया हूँ। जरा इसे अपने किस्म की किक जमाओ। ये तो गया काम से। इससे फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल बेहतर खेला जा सकता है। साबू, तुम्हें बास्केटबॉल खेलने का शौक है ना? देखें तुम यह खेल कैसे खेलते हो। साबू बॉल को हाथ में उठा लेता है। पहले बॉल को अपने कब्जे में किया, फिर उसे बास्केट की तरफ यूं ऊंचा उछाल दिया। साबू बॉल को हवा में उछाल देता है और बॉल नीचे आकर सीधा पटकू के सर पर गिरती है। आए! पटको, बाकी खेल फिर कभी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और गट्टू जेब कतरा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? बैठिए, चाय पीजिए। चाचा जी, एक समस्या लेकर आया हूँ। गट्टू जेब कतरा मेरी परेशानी बना हुआ है। बड़ों बड़ों की जेब काट लेता है। एक बार तो एक मंत्री भी जेब कटा बैठा। तो भाई उसे पकड़ लो। कैसे? वह जेब काट कर आनन फानन में गायब हो जाता है। पुलिस उसे तब पकड़े जब पता हो कि वह कहाँ है। ठीक है, अपना कान इधर करो। चाचा चौधरी इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहते हैं। मैं समझ गया। और फिर ऐसा ही होगा। गट्टू जेब कतरा। गट्टू उस्ताद, ये जो चला आ रहा है ना, चाचा चौधरी है। पता चला है कि इसने पुलिस से मिलकर तुम्हें पकड़ने का प्लान बनाया है। यह मुझे क्या पकड़ेगा? मैं अभी इसी की जेब काट देता हूँ। और गट्टू जेब कतरा सीधा चाचा चौधरी से जा टकराता है। माफ कीजिए, धक्का लग गया। और फिर देखा, मैंने उसी का बटुआ पार कर दिया। कमाल है। इसे जेब में ही रखो और पुलिस के आने से पहले उड़ चलो। हम शहर के बाहर ऐसी जगह जाएंगे जहां पुलिस को पता ना चले। पुलिस हेडक्वार्टर्स। सिटी मैप। शहर का इलेक्ट्रॉनिक्स नक्शा बता रहा है कि गट्टू उत्तरी माल रोड पर जा रहा है। उत्तरी माल रोड की तरफ चलो, जल्दी। थोड़ी देर बाद, पुलिस, इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? गट्टू, वो बटुआ जो तूने चाचा चौधरी की जेब से पार किया है, निकालो। है, मेरे बटुए में
एक छोटा सा ट्रांसमीटर था। इससे तुम जिधर जाते थे पुलिस कंट्रोल में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स नक्शे में अंकित होता जाता था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।